बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एज यू पीपल नो, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चैप्टर डिस्कस किया था और इसका नाम हमारे पास था एटॉमिक न्यूक्लियस। लास्ट टाइम हमने एक चैप्टर डिस्कस किया था, इसका नाम हमारे पास था एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर हमने कुछ बातें पढ़ी थी। उसके अंदर सबसे पहले एटॉमिक न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया था। एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमने डिस्कस किया था। एटॉमिक स्पेक्ट्रम में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था आपके पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था इसका एनर्जी स्टेट्स। दूसरा पॉइंट हमने इसका पढ़ा था एमिशन ऑफ फोटोन। और तीसरा पॉइंट हमने इसका बेटा पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम। ये 3 पॉइंट थे जो हमने इसके डिस्कस किए थे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के। पहला था एनर्जी स्टेट्स, दूसरा था एमिशन ऑफ फोटोन और तीसरा था एंगुलर मोमेंटम। एक तेजी के साथ मैं इसको आपको रिकॉल करा देता हूँ। एनर्जी स्टेट में हमने ये पढ़ा था कि जब आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के ऊपर मूव करता है तो वो किसी किस्म की एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। हर ऑर्बिट के साथ एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के ऊपर मूव करेगा तो उसकी वही एनर्जी होगी जो उस ऑर्बिट की पाई जा रही होती है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि आपके पास जब जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट तो वो अपने अंदर से फोटोन एमिट करता है। हर फोटोन की एक अलग अलग पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और हर फोटोन की एक अलग अलग पर्टिकुलर वेवलेंथ आपके पास पाई जा रही होती है। तो every photon has a characteristic frequency and a characteristic wavelength। और ये फोटोन उसी वक्त एमिट करेगा एटम जब आपके पास कोई भी एटम डी एक्साइट होगा। डी एक्साइट होने का मतलब जब उसका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए एक और चीज डिस्कवर की गई थी और वो ये कि एंगुलर मोमेंटम यानी कि एमवीआर हमेशा NH/2 के बराबर होगा। एंगुलर मोमेंटम एमवीआर हमेशा आपके पास जो है वो बराबर होगा किसके NH/2। तो एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू MVR and that is equal to NH/2। This was according to Bohr's। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स के ऊपर मूव करेगा जहां उसका एंगुलर मोमेंटम H/2 के इंटेग्रल मल्टीपल होगा। इस तरीके से याद रखिएगा। हमारे पास एक चीज आती है, इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट एक ऐसी चीज होती है जो प्लैंक्स कांस्टेंट की एक छोटी वैल्यू जिसको हम डिनोट करते हैं h कट से और ये बराबर होती है H/2। रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है जो प्लैंक्स कांस्टेंट की एक छोटी वैल्यू, इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। रिड्यूस का मतलब छोटा, प्लैंक्स कांस्टेंट की एक छोटी वैल्यू रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट, उसको हम कहते हैं एच कट। और थ्योरी में आपसे पढ़ चुके हैं एच कट होता है H/2 के बराबर और एच कट की वैल्यू होती है 1.05 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। एच कट रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.05 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। दैट इज इक्वल टू रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट। रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर होता है। अब अगर आपसे बात की जाए कि इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, इस चैप्टर में आपने पढ़ा था रेडियस ऑफ, इस चैप्टर में आपने पढ़ा था रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट। इस चैप्टर में आपने एक चीज पढ़ी थी और वो पढ़ी थी आपने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट। आपको इस बात का अंदाजा है कि यहाँ पर हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम आपके पास बेसिकली डेरिवेशन तो नहीं करने के मूड में, हम तो सिंपल हर चीज का रिजल्ट देखना चाहते हैं, उस रिजल्ट से कुछ बातें देखना चाहते हैं ताकि हम उनको अपने एमसीक्यूज के ऊपर अप्लाई कर सकें। और इसके साथ साथ इसके अंदर हम कुछ ऐसी बातें भी देखना चाहते हैं जो बीच बीच में से पूछी जा सकती हैं। तो रेडियस की हमारे पास इक्वेशन आई थी N² H² अपॉन 4 पाई² एंड K²। ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिट की इक्वेशन आई थी जो हमने ड्राइव की। R बराबर है N² H² अपॉन 4 पाई² एंड K²। सिर्फ N² को छोड़कर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। N² को छोड़कर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है।
एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, एच की वैल्यू होती है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.142 होती है, एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 31 kg, जबकि आपके पास के कूलम्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू थी 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और ई का मतलब चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू थी 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। तो इस n को छोड़ के रेस्ट ऑफ ऑल दी पैरामीटर्स आर कांस्टेंट। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से n की वैल्यू 1 रखी और n की वैल्यू 1 रखकर हमने एक फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट किया। तो जब हमने n की वैल्यू को 1 रखकर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट किया तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस बराबर आया 0.53 एंगस्ट्रॉम के। फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस था हमारे पास n की वैल्यू पुट करके बराबर आया 0.53 एंगस्ट्रॉम के। ठीक है, इस पूरे फैक्टर का आंसर एक तरह से 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। इसका मतलब ये पूरा फैक्टर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम टी स्क्वायर 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। तो जहाँ कहीं पे भी एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर आएगा उस एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर को हम एंगस्ट्रॉम से रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसका नॉर्मली एक्सपोनेंट माइनस 10 आता है इसलिए हम इसको एंगस्ट्रॉम में ले लेते हैं। तो 0.53 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्बिट का क्या आ गया, रेडियस। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी भी ऑर्बिट के रेडियस का जनरल फॉर्मूला लिख दें तो किसी भी ऑर्बिट की रेडियस का जो जनरल, जी बेटा बोलिए। तो थोड़ी देर के लिए वो लास्ट स्क्रीन पे रहने में कॉपी कर रहा था। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए वो लास्ट स्क्रीन पे रहने में कॉपी कर रहा था। ओके ओके ओके। यहाँ पे हमारे पास जो चीज आ रही थी ये कॉपी कर रहे थे बच्चे काफी सारे, और अगर कॉपी करना है तो बेशक आप कॉपी करें। बेटा आप कॉपी कर ले तो हैंड रेज कर दीजिएगा ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन ऑर्बिटल मैंने देखा कि r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर। इसमें थैंक यू। तो हमारे पास इसमें एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम टी स्क्वायर ये सारा का सारा कांस्टेंट है, और इसको जो हमने कैलकुलेट किया तो 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर आया, और ये तरह फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। और दबाते बनते हैं और हमारे पास यहाँ पे अब इसी को अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो मेरे पास मैं कह सकता हूँ कि किसी भी ऑर्बिट का जनरल रेडियस होगा उसका फॉर्मूला बनेगा आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर। तो किसी भी ऑर्बिट का जनरल रेडियस होता है आर एन, वो बराबर होता है एन स्क्वायर इंटू आर वन। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस से एन स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो किसी भी ऑर्बिट का रेडियस मालूम हो जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। किसी भी ऑर्बिट का जो रेडियस होता है उसका अगर आपको ऑर्बिट नंबर पता हो, ऑर्बिट नंबर के स्क्वायर करने के बाद, आई एम टेलिंग यू स्क्वायर करने के बाद अगर आप उसको फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस से कर देंगे मल्टीप्लाई तो आपको किसी भी ऑर्बिट का रेडियस पता चल जाएगा। अब अगर आपको सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकालना हो तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस हमारे पास होगा r2, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू r1। अगर थर्ड ऑर्बिट का रेडियस होगा r3 तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर इंटू r1। फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस होगा तो r4 तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर इंटू r1। तो इस तरीके से, और आपको R1 की वैल्यू पता है कि R1 की वैल्यू हमारे पास है 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो आपके पास R1 इसके इक्विवेलेंट होता है। याद रखिएगा जो हमारे पास ऑर्बिट्स के रेडियाई होते हैं, ऑर्बिट्स के जो रेडियाई होते हैं उनका जो आपके पास रेशियो होता है वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। नेचुरल नंबर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है।
यानी कि R1:R2, अगर ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, अब अगर ये 2 है तो 2 से क्या बनेगा 4, फिर ये रेशो ऐसे आ गया, और अगर ये 3 है तो 3 3 जा 9, तो R1:R2:R3 will be equal to 1:4:9। तो जब जब आपके पास यहाँ पे दो ऑर्बिट की रेडियाई को हम डिवाइड करेंगे तो उनका जो रेशियो आएगा वो हमेशा नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। इफ यू पीपल एनी क्वेरी रिगार्डिंग अबाउट इट, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे किया R1/R2, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, n² इंटू R1, तो ये बना 1² इंटू R1, और ये बना 2² इंटू R1। R1 से R1 कैंसिल, तो R1:R2, देन वी गेट 1:4। हमारे पास वो 1:4 के बराबर आया। ठीक है, तो ये बातें थी जो आपने इसमें याद रखनी है, और यहाँ पे आपको सारी बातें बताई गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कितनी होती है, अगर आपसे पूछी जाए कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट कितनी होती है, हमें मालूम करनी है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट के अंदर, हमें मालूम करनी है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट में। पहली बात ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक ऑर्बिट में जो होगी वो बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो उसकी ऑर्बिट में होती है बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है। अब मैं यहाँ पे आपको बेसिकली कोई चीज़ की डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको काइनेटिक और पोटेंशियल के फार्मूले पता हो, तो फार्मूले मैं आपके सामने जरा पेश करने जा रहा हूँ, उसको देखिएगा गौर से। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास ke²/2r, और जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बनता है वो बनता है माइनस में ke²/r। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस में ke²/r, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बनता है हमारे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनता है ke²/2r, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बनता है माइनस में ke²/r। अच्छा चलिए, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, सिर्फ थोड़ा सा। डेरिवेशन मेरा कराना बेटा मकसद नहीं है ना, आपको पता है कि टाइम शॉर्ट होते हैं एप्टीट्यूड में, तो हम लोगों को बेसिक बेसिक चीज़ें आपके पास करनी होती हैं, तो मुझे यहाँ पे आपके पास बेसिक बेसिक चीज़ें ही करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिखा, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड पे भी कराऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे भी हम इसको देखते हैं। आपके पास अगर तस्करा था हाइड्रोजन ऑर्बिट का, तो आपको अच्छी तरह पता है कि इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, और दो चार्जेस के बीच में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन दोनों के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद है। चाहे प्रोटॉन का चार्ज हो चाहे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, हम उन दोनों को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दोनों के चार्ज बिल्कुल सेम होता है और हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में हम साइन कंसिडर नहीं कर रहे, तो हमने इससे भी यहाँ पे इसको ई ले लिया। दो चार्जेस के बीच में पाई जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने बोला Fe, और वो बराबर होगा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर दोनों का चार्ज E है तो इसका मतलब Q1 और Q2 दोनों की जगह पे E आ जाएगा और नीचे लिखा R स्क्वायर, तो Fe बराबर हो गया ke² अपॉन R स्क्वायर। तो Fe बराबर आ गया किसके, ke² अपॉन R स्क्वायर। अब आप जानते हैं अच्छी तरीके से एक बात जानते हैं, और वो बात आप ये जानते हैं कि आपके पास जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो बहुत सारी फोर्सेस हैं जो हमें प्रोवाइड करती हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, टेंशन की फोर्स, इसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके साथ साथ फ्रिक्शन की फोर्स, इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स, और भी होती है। ये सारी फोर्सेस हमें प्रोवाइड करती हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स, ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है, खुद क्रिएट नहीं होती। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स, ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है, ये खुद क्रिएट नहीं होती, इसको हमेशा कोई दूसरी फोर्स क्रिएट करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद क्रिएट नहीं होती, इसको हमेशा कोई दूसरी फोर्स क्रिएट करती है। दोबारा बोल रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स खुद क्रिएट नहीं होती, इसको हमेशा कोई दूसरी फोर्स क्रिएट करती है। तो टेंशन भी हो सकती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो सकती है, फ्रिक्शन भी हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकती है। तो यहाँ अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो यहाँ पे हमें ये प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स, और हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर सेंट्रीपिटल फोर्स देगी तो उसका फॉर्मूला बनेगा mv²/r। दोनों को इक्वेट करें, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई और नहीं दे रहा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही दे रही है,
तो जब दोनों को इक्वेट किया तो ये बना mv स्क्वायर अपॉन आर और ये बना के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस आर से आर का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो ये बना mv स्क्वायर और यहाँ पे आया के स्क्वायर अपॉन आर। अब यहाँ पे कमी mv स्क्वायर में हाफ की कमी है, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करा दें तो हाफ mv स्क्वायर, और यहाँ पे ये वाला जो 2 है यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे जिस तरह 2 मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे 2r से मल्टीप्लाई हुआ तो हाफ mv स्क्वायर किसके बराबर आया, के स्क्वायर अपॉन 2r। तो काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर अपॉन 2r के बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है के स्क्वायर अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात आती है तो बात आती है जबरदस्ती की, मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, और जब जबरदस्ती की बात आती है तो बात आती है ऑपोजिशन की, और जब ऑपोजिशन की बात होती है तो एंगल बनता है 180 डिग्री का। पोटेंशियल एनर्जी की जब भी बात आती है तो बात आती है जबरदस्ती, जबरदस्ती का मतलब ऑपोजिशन, ऑपोजिशन में एंगल बनता है हमेशा 180 डिग्री का। ठीक है, आपको इस बात का अच्छे तरीके से अंदाजा है कि अगर हमारे पास ये स्प्रिंग मौजूद है, अगर स्प्रिंग को हम इस डायरेक्शन में खींचते होते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में खींचती, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो नहीं चाहती कि स्प्रिंग को आप अपनी जगह से डिस्प्लेस करें, तो इसीलिए रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपके पास यहाँ पे क्या बनते हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। इस तरीके से अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसको हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं, तो हम एक ऑब्जेक्ट को जो ऊपर थ्रो करते हैं तो ऊपर थ्रो करने के नतीजे में काम ग्रेविटी के फेवर में नहीं कर रहे, ये काम हम ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे हैं, और जब हम यहाँ पे काम ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट करने के नतीजे में क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इससे पुल कर रही है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जबकि डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं अपर डायरेक्शन। दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट होंगे और ऑपोजिट होने के नतीजे में आपके पास इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, 180। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास दैट इज नथिंग बट वर्क डन, ये वर्क डन के बराबर होगी, और ये वर्क डन हमेशा वो होता है जो कि किसी भी चीज़ के अगेंस्ट किया जाता है। ये वर्क डन वो वर्क डन है जो कि किसी भी चीज़ के आपके पास अगेंस्ट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, वर्क डन बराबर होगा एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डॉट एस होता है, तो एफ एस एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट हटता है, तो डॉट प्रोडक्ट मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट हटता है, दोनों का मैग्नीट्यूड आता है, एफ का मैग्नीट्यूड एफ, एस का मैग्नीट्यूड एस, और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल का कॉस। अब यहाँ पे ये फोर्स है, ये दोनों के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, याद। अब ये एस कहने को तो डिस्टेंस है, लेकिन ये डिस्टेंस किसके बीच का होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो डिस्टेंस होता है किसके बराबर होता है, आर। तो इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस मैंने क्या सपोज कर लिया, आर। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आर के बराबर होता है, तो मैंने आपके पास इनके बीच का डिस्टेंस क्या सपोज कर लिया, आर। एस का मतलब है डिस्टेंस, और डिस्टेंस हम इन दोनों के बीच का लेंगे, जबकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 cos 180, आर से आर का स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो ये बना के स्क्वायर अपॉन आर, और cos 180 -1 होता है तो ये बना माइनस में के स्क्वायर अपॉन आर, और ये आपको मिली इसकी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आपके पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी आई जो आपके पास आई माइनस में के ई स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। ये पूछी जा सकती है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, के स्क्वायर अपॉन 2r। ये पूछा जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, माइनस में के स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने के नतीजे में हमें टोटल एनर्जी पता चल जाती है। जी बेटा पूछिए। सर ये डिस्टेंस हम वो नहीं लेते जो बॉडी कवर करती है नहीं नहीं, वर्क डन यहाँ में? पे जो डिस्टेंस, यहाँ पे जो आपने वर्क डन में डिस्टेंस लेना है ये फोर्स के हिसाब से लेना है, जो तो फोर्स आपके पास, बिल्कुल, तो जो आपके पास मैंने अभी कहा यहाँ जो डिस्टेंस है ये वो डिस्टेंस सपोज किया जाएगा जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, आप सोचें वो मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि बीच में प्रोटॉन मौजूद है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को सेंटीपीटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो इसीलिए जो डिस्टेंस होगा वो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का ही लेंगे बेटा। और सर ये वर्क डन कौन सा होगा? नेगेटिव वर्क डन, जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो वाला वर्क डन? बिल्कुल, ये वही वर्क डन है। ओके सर।
जी बेटा पूछिए। सर ये फोर्स की जगह के काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर कैसा है? कहाँ पर पूछ रहे हो? ये जो आपने लिखा है ना, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये कहाँ से आया? ये जी जी ये वाली चीज बोल रहे हैं। ये दिस इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स का है। यस, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ गई। जी और ये जो एस है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस। तो ये रेडियस बन जाएगा। यस। ठीक, थैंक यू सर। यू वेलकम। ये आपके पास यहाँ तक बात हुई। अब ये आपने देख लिया, आपको पता चल गई काइनेटिक एनर्जी, आपको पता चल गई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको स्लाइड देखनी बेटा तो आप फिर देख लो। वैसे मेरे पास ये सारी स्लाइड्स एट दी एंड सेव भी हो जाएंगी, आप इसको वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात हुई, ये मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बातें हुई। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम हर चीज़ का जनरल फार्मूला पढ़ते हैं। यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी का एक जनरल फार्मूला मिला। यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी का जनरल फार्मूला मिला, और इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी का जनरल फार्मूला मिला वो मिला माइनस में 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। दिस इज अ जनरल फार्मूला विच इज फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये मुझे इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी का एक जनरल फार्मूला मिला। पहले मुझे फार्मूले को एक्सप्लेन करने दें पूरा, ठीक है। उसके बाद आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछिएगा। बाइंडिंग एनर्जी ई एन बराबर है माइनस में 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। आप किसी और की एनर्जी नहीं निकाल रहे, आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, और सब एटॉमिक पार्टिकल की एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर होती है। अगर मैं अपनी एनर्जी निकालूंगा, आप अपनी एनर्जी निकालेंगे, गाड़ी की एनर्जी निकालेंगे, नॉर्मली जूल्स में मेजर होगी। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसकी एनर्जी मेजर होती है आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी ऑलवेज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब भी यहाँ से एनर्जी का आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, ठीक है। ई एन बराबर है माइनस में 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन की, जितनी हम पढ़ते हैं वो सारी तो नेगेटिव होती है, तो इसलिए मैं इसको ऑलवेज नेगेटिव लिखवाता हूँ। बाइंडिंग एनर्जी आपके पास जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है? आपके पास इसका ताल्लुक बनता है फोर्सेस से। बाइंडिंग एनर्जी आपके पास होती है नेगेटिव, इसका जो ताल्लुक बनता है वो ताल्लुक बनता है बेसिकली, देखिए इसके दो रीजन है, मैं आपको दोनों तरीकों से समझाऊंगा और सुनिएगा। बाइंडिंग एनर्जी मैंने भी बोला आपसे क्या होगी, नेगेटिव। पहली चीज यहाँ बनती है, यहाँ पर है प्रोटॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक तो यहाँ पे लग रही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसकी डायरेक्शन आपके पास किस तरीके से होती है? आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे एक्ट करती है और नेगेटिव चार्ज की फील्ड टुवर्ड्स एक्ट करती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से इनिशिएट होती है, नेगेटिव में एंटर होती हैं। तो मैंने अभी बोला पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे एक्ट करती है नेगेटिव की टुवर्ड्स, तो पॉजिटिव की अवे और नेगेटिव की टुवर्ड्स, तो ये मेरे पास आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूसली मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये हमें प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये हमें प्रोवाइड कर रही है कौन सी फोर्स? ये हमें प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ होती है, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल आ गई। अब आप चेक करें, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो इसीलिए कहा जाता है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव आती है। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन थोड़ा अजीब सा है। पहला रीजन मैंने आपको बताया दोनों फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन आपके पास सेंटर से अवे है, जबकि आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स दी न्यूक्लियस है। तो इसलिए आपके पास दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस हिसाब से मैंने आपको अभी यहाँ पे एक चीज़ बोली कि एक तो ये रीज़न है बाइंडिंग एनर्जी के नेगेटिव होने का। दूसरा रीज़न मैं इसलिए नहीं बताता, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कोई वजह नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन में पोटेंशियल नेचर ज़्यादा होता है और काइनेटिक नेचर कम होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर मूव करता है तो उसके अंदर पोटेंशियल नेचर ज़्यादा होता है और काइनेटिक नेचर कम होता है। पोटेंशियल नेचर ज़्यादा होता है, काइनेटिक नेचर 1 होता है, मतलब कि आपके पास कम होता है। अब इसको अगर मैं आपको रीज़न बताऊंगा तो आप मुझसे मज़ीद सवाल करने लग जाएंगे और हो सकता है कि मेरे पास आपके मज़ीद सवालों का जवाब ना हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने इस पर आज तक अभी रिसर्च नहीं करी। कहा यह जाता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिट के ऊपर मूव कर रहा होता है तो इसकी अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि ये थोड़ा सा अपने ऑर्बिट से नीचे आ जाता है, और जब ये थोड़ा सा अपने ऑर्बिट से नीचे आता है तो अब ये ऑर्बिट से नीचे मूव करने लगता है। तो दिस इज नॉट द एक्चुअल प्लेस, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ, दिस इज नॉट द एक्चुअल प्लेस टू रोटेट एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल प्लेस ये वाली है, जबकि वो रोटेट इस ग्रीन वाले के ऊपर कर रहा है। तो इसका मतलब हमें इसको वापस पहुंचाना है। तो वापस पहुंचाने का मतलब क्या है कि हम इसको वापस लेके जाना चाहते हैं। तो वापस ये जाना नहीं चाहता, जबरदस्ती लेके जाना है। इसका मतलब इसमें पोटेंशियल नेचर की कैटेगरी ज़्यादा होती है। ये मैंने अपनी थीसिस में एक जगह पढ़ा था, तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई थी कि है तो ये चार्ज और ये भी चार्ज है, तो बाज़ औक़ात प्रोटॉन की जो एक अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत क्लोज मूव कर रहा होता है। और इलेक्ट्रॉन जब उसकी बहुत क्लोज मूव करता है तो क्लोज मूव करने के नतीजे में वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस। तो इसीलिए पीछे की जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी, इसीलिए जो पीछे पोटेंशियल एनर्जी आई थी, ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी माइनस में आई थी। तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये काम आप अगेंस्ट फील कर रहे हैं, इसका ये भी रीज़न है। और बच्चों को समझाने के लिए हम इसका ये वाला रीज़न भी देते हैं, और हम इसका ये रीज़न देते हैं कि आपके पास ये जो बेसिकली पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो होती है वो डायरेक्शन आपके पास बनती है ऑपोजिट, और उसके नतीजे में आपके पास बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव आती है। जी एहसन पूछिए बेटा। सर इसके मुताबिक तो बोहर का पोस्टुलेट गलत हो जाएगा। उसने तो बोला था इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। वही तो मैं कह रहा हूँ, बोहर के अंदर बहुत सारी गलतियां हैं। अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल जितनी भी रिसर्चेस आई है ना, उनके हमने आंसर्स नहीं ढूंढे। अगर हम आंसर्स ढूंढेंगे तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो नलीफाई हो रहा है। डिड यू गेट इट? मतलब सर वो अभी अब इलेक्ट्रॉन नीचे आकर वहां से रोटेट कर रहा होता है, मतलब ऑर्बिट की जगह से नीचे आकर। बिल्कुल करता है रोटेट, और उसको हम ये नहीं कहेंगे बोहर्स का पोस्टुलेट गलत है, हम कहेंगे बोहर्स का पोस्टुलेट सही है। आप ये कह लो कि वो नीचे आएगा तो स्लाइटली नीचे आएगा, मतलब उसको ये भी कहा जा ये तो सकता है इन शॉर्ट उसके मुताबिक तो ये कि ऑर्बिट यार से अगर नीचे आएगा तो वो डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी रिलीज करके आएगा तो वो ऑर्बिट ही चेंज कर बस लेगा फिर। कह सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि इसके ऊपर अभी तक दूसरे एलिमेंट्स में रिसर्च नहीं हुई है। अभी जो मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो पोटेंशियल नेचर है वो ज़्यादा होती है, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे कि हाइड्रोजन में तो एक ही प्रोटॉन है ना, अगर जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका इफेक्ट ओवरऑल सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पड़ रहा होता है। लेकिन इसके बारे में बेटा कि मतलब वो कितनी एनर्जी डिस्क्रीट लूज करता है, क्या करता है, वो किस तरीके से आता है, उसके बारे में हमें कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपसे अभी बोला था कि अगर मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। ये जुमला मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बात बोली थी कि हम बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं यहाँ पे जो दो आपके पास फोर्सेस बनने की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव होती है। ठीक है बेटा? ओके ओके, तो यहाँ पर आपके पास ये इस बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, साइमन बेटा क्लास 20 मिनट रह गए, मैं आपके पास अभी आता हूँ, बस सोचें तो मुझे टॉपिक अचीव करना है। मेरे पास यहाँ पे ये सारी बातें हमने कंप्लीट करी। अब मेरे पास यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का एक जनरल फॉर्मूला आया था, इसको मैं लिखवा दूँ आपको, माइनस में 13.6/n², और ये आपको जो आंसर देगा हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो फर्स्ट ऑर्बिट में E1 हो जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस में 13.6/1²। तो फर्स्ट ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी आई माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट की बनेगी माइनस में 13.6/2²,
और ये आपके पास बन जाएगी माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट की माइनस में 13.6/3 स्क्वायर और ये बन जाएगी माइनस में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट की माइनस में 13.6/4 स्क्वायर और ये बन जाएगी माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ ऑर्बिट की माइनस में 13.6/5 स्क्वायर और ये बन जाएगी माइनस में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा मैं अभी आपसे बता रहा हूँ और अभी आपको बता रहा हूँ, आपको ये पांचों मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। ये पांचों आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए, पांचों आपको रटी होनी चाहिए, पांचों आपको रटी होनी चाहिए, पांचों आपको रटी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिट की माइनस में 13.6, सेकेंड ऑर्बिट की माइनस में 3.4, इसकी माइनस में 1.5, इसकी माइनस में 0.85 और इसकी माइनस में 0.54। ये पांच ऑर्बिट्स की पांच बाइंडिंग एनर्जीज हैं। तो फर्स्ट वाली की माइनस में 13.6, सेकेंड वाली की माइनस में 3.4, थर्ड वाले की माइनस में 1.5, फोर्थ वाले की माइनस में 0.85 और फिफ्थ वाले की माइनस में 0.54। यहाँ पर हमने ये इनकी बाइंडिंग एनर्जीज के बारे में बात पढ़ी। ठीक है, इस तरीके से एक बात और याद रखिएगा, ये इनकी बाइंडिंग एनर्जी आ गई। यहाँ पे आपके पास ये फार्मूला है, फार्मूला मैं इतनी बार लिख रहा हूँ आपको बासानी फार्मूला याद हो रहा होगा। इस फार्मूले से दो चीजें आ सकती हैं, अगर बाइंडिंग एनर्जी पता हो तो ऑर्बिट नंबर आ सकता है, अगर बाइंडिंग एनर्जी पता हो तो ऑर्बिट नंबर आ सकता है, और अगर ऑर्बिट नंबर पता हो तो बाइंडिंग एनर्जी आ सकती है। इस फार्मूले से दो चीजें आ सकती हैं, अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पता हो देन यू फाइंड एन ऑर्बिट नंबर, और अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी नहीं पता हो तो आप मतलब कि रेसिप्रोकल इनके आ सकते हैं। अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पता हो ऑर्बिट नंबर आ जाएगा, ऑर्बिट नंबर पता हो तो आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेंगे। क्वेश्चन में अक्सर इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव गिवन होती है, लेकिन अगर आपको थ्योरी पता है, अगर आपको थ्योरी पता है और आपको पता है कि सर ने बार बार ये बात बताई थी हमें एप्टीट्यूड के अंदर, इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव होती है, तो आप इसको नेगेटिव लेंगे, और नेगेटिव लेंगे जब आप इसको तो माइनस से माइनस आपके पास कैंसिल हो जाएगा और जो ऑर्बिट नंबर है वो आपको आसानी मालूम हो जाएगा। यहाँ तक इसके बारे में हमने बात पढ़ी। अब आपके पास एक जो चीज आती है उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करें या आप उसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करें, हीट करें, थर्मल करें, कुछ भी तरह एनर्जी प्रोवाइड करें, या फिर उसको आप किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो आपके पास हमें रिक्वायर्ड हो, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करे, वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड हो, वो हमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करे, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करे फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट। एक ऐसी एनर्जी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड हो, जो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करे फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट, उसको हम अपनी आम जबान में नाम देते हैं क्या? एक्साइटेशन एनर्जी। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप फर्स्ट एक्साइटेशन बताएं, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप फर्स्ट एक्साइटेशन बताएं, तो मेरे पास फर्स्ट एक्साइटेशन क्या होगी? ये मेरे पास है E1 और ये मेरे पास है E2। फर्स्ट एक्साइटेशन होगी E2, यानी कि सेकंड ऑर्बिट पे मुझे पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगी वो मेरे पास होगी E2 की तक पहुंचाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी है, और ये जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है, ये जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है, ये हमेशा एनर्जी डिफरेंस के बराबर होती है ऑफ टू ऑर्बिट्स। एक्साइटेशन एनर्जी हमेशा डिफरेंस ऑफ एनर्जी के बराबर होती है ऑफ टू ऑर्बिट। एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है वो हमेशा डिफरेंस ऑफ टू ऑर्बिट्स के बराबर होती है। अब मुझे एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है, एक्साइटेशन एनर्जी को मैं डेल्टा ई का, और ये फर्स्ट एक्साइटेशन है। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब जो इसे फर्स्ट से सेकंड पे पहुंचाएगी, जो इसे फर्स्ट से सेकंड पे पहुंचाएगी, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेशन। जो इसे फर्स्ट से थर्ड पे पहुंचाएगी, दिस इज द सेकंड एक्साइटेशन। जो फर्स्ट से सेकंड पे पहुंचाएगी, फर्स्ट एक्साइटेशन, फर्स्ट एक्साइटेशन। जो इसे फर्स्ट से थर्ड पे पहुंचाएगी, सेकंड एक्साइटेशन। तो हम फर्स्ट एक्साइटेशन मालूम करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट एक्साइटेशन इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगी, तो दैट विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट की बाइंडिंग एनर्जी होती है माइनस में 3.4 और माइनस फार्मूले का, और जो E1 होती है दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी होती है हमारे पास? माइनस में 13.6। तो हमने यहाँ पे किया माइनस में 3.4
माइनस माइनस क्या बना प्लस, और ये आ गया आपका 13.6। 13.6 में से 3.4 को माइनस कर देंगे, तो 13.6 में से 3.4 को माइनस किया, 6 में से 4 निकाला 2 आया, 13 में से 3 निकाला 10 आया। तो इसका मतलब आपकी जो फर्स्ट एक्साइटेशन हुई वो आपके पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, ये पहली एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना चाहते हैं फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, तो आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको फर्स्ट ऑर्बिट में प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसको एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपने आप को सेकंड ऑर्बिट के अंदर शिफ्ट करेगा। ठीक है, अगर आपके पास सेकंड एक्साइटेशन आएगी तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो E3 और E1 के डिफरेंस के बराबर होगी। अगर थर्ड एक्साइटेशन आएगी तो वो E4 और E1 के। अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन जब भी एक्साइट होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट से होगा। याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, वो फर्स्ट ऑर्बिट से होगा, जिसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। तो इसमें जो था, इसके जितने रिसर्चेज हैं वो सारी की सारी हाइड्रोजन पर ही है, और एप्टीट्यूड में भी आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा, किसी और एलिमेंट के बारे में आपसे दरियाफ्त नहीं किया जाएगा। ये फर्स्ट एक्साइटेशन की बात है। अब जरा मेरी बात आगे की जाने पे और सुनिएगा। इसी तरीके से आपके पास एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। और एक्साइटेशन पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल सोर्स होती है या जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये जो पोटेंशियल सोर्स होती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने का सबब बनता है। ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने का सबब बनता है। अगर अब एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा, द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, इसको हम कहते हैं द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू शिफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। एक ऐसा वोल्टेज जो हम आपके पास इलेक्ट्रॉन को दें, उसे हम ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचाने के लिए, तो वो हमारे पास एक्साइटेशन पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, अगर एक्साइटेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, तो वो एग्जैक्टली एक्साइटेशन पोटेंशियल के बराबर होगा। अगर एक्साइटेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है तो वो एक्साइटेशन पोटेंशियल के बराबर होगा। एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल दोनों बराबर होंगे कब, इफ एक्साइटेशन एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे आ रहा है कुछ अंदाजा है? आपके पास एक्साइटेशन एनर्जी अभी भी निकली थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्साइटेशन एनर्जी अभी भी निकली थी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकली थी ना? निकली थी, बिल्कुल निकली थी। आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये सबको याद होना चाहिए। आपने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आप सबने पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए भाई। ठीक है, अब ये चार्ज से क्या हो रहा है, डिवाइड। यहाँ पे चार्ज हम क्या लेते हैं, ई। तो अगर मैं इसको ई से डिवाइड करूंगा तो ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये बन जाएगा 10.2 वोल्ट्स। तो अब आप चेक करें, मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी मैग्नीट्यूड 10.2 था, अब भी मैग्नीट्यूड 10.2 है। लेकिन ये दोनों बराबर कब होंगे, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब एक्साइटेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगी। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो वर्क कहूँ मैं, इसको एनर्जी कहूँ, मैं कुछ भी कहूँ, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में मेजर हो सकता है क्योंकि एनर्जी का यूनिट है। तो अगर एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास आई, और अगर मुझे इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये पूरा एनर्जी है, इसको मैं चार्ज से डिवाइड करूंगा, चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं ई, तो ई से ई कैंसिल हुआ तो 10.2 वोल्ट आया। तो एक्साइटेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होगी, तो वो एग्जैक्टली एक्साइटेशन पोटेंशियल के बराबर होगी। तो ये वोल्ट्स में गिवन हो या ईवी में गिवन हो, बात एक ही है, बेवकूफ़ाना हरकतें मत करिएगा। यहाँ तक इसके बारे में हमने बातें पढ़ी। ठीक है, अब जो एक तस्करा आया था, वो तस्करा आया था फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वेवलेंथ। आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला जिससे हम वेवलेंथ कैलकुलेट करें, और वेवलेंथ कैलकुलेट कब करें, जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करे फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। और वो फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू r 1/n स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट।
जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो इससे आप उसकी वेवलेंथ बासानी मालूम कर सकते हैं। आर एक कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट। आर एक कांस्टेंट है और इसको कहा जाता है रेडबर्ग्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.09 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। आर एक कांस्टेंट है और इसको हम कहते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट। ये रेडबर्ग्स की स्पेलिंग मैंने गलत दिखती है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रही होगी। आर एक कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.09 एक्सपोनेंट 7 मीटर्स। अब ये मैंने एन लिया और ये मैंने पी लिया, लकीर के फकीर बनने की जरूरत नहीं है, बस एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो एन है ये हमेशा लोअर ऑर्बिट होगा और ये जो पी है ये हमेशा आउटर ऑर्बिट होगा। ये एन हमेशा लोअर ऑर्बिट होगा और ये पी हमेशा आउटर ऑर्बिट होगा। माइनस से पहले वाला पहला और माइनस के बाद वाला दूसरा, तो एन लोअर ऑर्बिट, पी आउटर ऑर्बिट। यानी कि फॉर्मूला हमने इस तरह ड्राइव किया कि हमारे इलेक्ट्रॉन ने जंप किया फ्रॉम पी ऑर्बिट टू एन ऑर्बिट। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिट से एन ऑर्बिट पे जंप करेगा तो उसके लिए हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला आएगा, और हमारे पास यहाँ पे 1/λ इज टू आर 1/n² माइनस 1/p² बना। अब मेरे पास जो मैंने कल का टेस्ट बनाया उसमें मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी शामिल किया है, तो मैं नहीं चाहता क्लास का टाइम खत्म हो जाए और मैं आपको वो चीज़ ना करा पाऊँ। तो 1/λ बराबर है इज इक्वल्स टू आर 1/n² माइनस 1/p²। ये चीज़ यहाँ पे हमने आपके पास अप्लाई करी वेवलेंथ निकालने के लिए। बोर्ड्स ने स्टडी किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और जब बोर्ड्स ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया तो आपके पास व्हाट आई टोल्ड यू, जब जब आपके पास इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो वहाँ से आपके पास फोटोन इमिट होते हैं, और हर फोटोन की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है और अलग वेवलेंथ होती है। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन ने किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट के ऊपर जंप किया है, इलेक्ट्रॉन ने कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट पे जंप किया है। तो उसके अंदर हमें मिलती है टोटल 5 स्पेक्ट्रल लाइंस। वो 5 स्पेक्ट्रल लाइंस क्या बनी, यहाँ पे मैंने लिखवानी है आपको सीरीज, यहाँ लिखवाना है मैंने आपको रिलेशन, यहाँ लिखवाना है मैंने आपको रीजन, यहाँ लिखवानी है मैंने आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और यहाँ बेटा मैंने आपको लिखवानी है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। इसको आप ड्रॉ करें, जब तक मैं 2 मिनट का पॉज दे रहा हूँ। आप ड्रॉ करें इसको, सीरीज, रिलेशन, रीजन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये रीजन है, रिलीजन नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको रीजन रिलीजन लिख देते हैं, ये रीजन है। जो हमें पहली सीरीज मिली उसका नाम था लाइमन सीरीज, ठीक है। और लाइमन सीरीज हमें कब मिली, लाइमन सीरीज हमें उस वक्त मिली जब हमारा इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे, एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। HO मीन्स हायर ऑर्बिट, HO मीन्स हायर ऑर्बिट, एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, कोई भी हायर ऑर्बिट हो, चाहे इन्फिनिटी से आए, चाहे 7th ऑर्बिट से आए, चाहे 6 से आए, चाहे 4 से आए, चाहे 3 से आए, गिरना हो उसे फर्स्ट ऑर्बिट पे ही है। तो इनर ऑर्बिट क्या है यहाँ पे 1। अब मैंने आपसे कहा 1/λ इज इक्वल टू आर,
फॉर्मूला याद है पीछे क्या लिखवाया था मैंने लिखवाया था 1/n² माइनस 1/p², और मैंने कहा था n हमारे पास क्या है, इनर ऑर्बिट, तो ये बनेगा 1/1² और माइनस 1/p²। अब यहाँ p की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। अब हमने एक काम ये किया, हमने ये देखा जब हमारा इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट पर आया, फोर्थ से फर्स्ट पर आया, फिफ्थ से फर्स्ट पर आया, तो हमें आपके पास जो है वो एक सेट ऑफ रेंज मिला। सेट ऑफ रेंज का मतलब एक वेवलेंथ मिली, और जब हमें सेट ऑफ रेंज में एक वेवलेंथ मिली और हमने सारी वेवलेंथ्स को चेक किया, तो हमें पता चला कि उन सारी वेवलेंथ्स का ऑर्डर जिसमें आ रहा था वो कौन सा था, अल्ट्रा वायलेट। तो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से भी फर्स्ट ऑर्बिट के ऊपर जंप करेगा तो आपके पास उसका जो रीजन होगा वो अल्ट्रा वायलेट रीजन होगा, तो हमने यहाँ पे इसके लिए अल्ट्रा वायलेट रीजन लिया। अब ये लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपके जहन में क्या है, आइए जरा इसको देखते हैं ताकि आप बाद वाली चीज खुद प्रेडिक्ट कर सकें। रीजन मुझे मिला अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट की पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी नहीं होती, रेंजेस होती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अभी यहाँ से यहाँ मुझे याद नहीं है, हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं याद कि यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यूज होंगी, बस मुझे ये पता है कि रेंज होती है। और अगर रेंज होती है तो जब इन सारी रेंजेस को चेक किया गया तो पता चला सारी रेंजेस जिस रीजन में आ रही थी वो रीजन हमारे पास कौन सी थी, अल्ट्रा वायलेट, तो इसका मतलब इनका अल्ट्रा वायलेट रीजन था। अब ये लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या है जरा देखते हैं। जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता है वैसे वैसे ऑर्बिट की एनर्जी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ता है वैसे वैसे ऑर्बिट की एनर्जी इंक्रीज होती है। अगर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, और इस तरह आपके पास ऑर्बिट नंबर बन जाता है इनफाइनाइट। एनर्जी का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू hc/λ। एनर्जी का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू hc/, जी ओके। एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ। एनर्जी hc/λ के बराबर होती है। इसका मतलब एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्स है। एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, अगर एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। इसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा है क्योंकि हायर ऑर्बिट है, हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ कम होगी। तो इसका मतलब क्या है, जब ये इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट के ऊपर जंप करेगा, जब ये इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करेगा तो आपको मिलेगी क्या, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में हायर ऑर्बिट हमेशा इन्फिनिटी लिया जाएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ में हायर ऑर्बिट हमेशा इन्फिनिटी लिया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्स होते हैं। अगर ये ऑर्बिट नंबर इनफाइनाइट है तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो इसका मतलब जब वो हायर ऑर्बिट से, इनकी इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करेगा तो इट विल बी हैविंग अ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ would p इक्वल टू इनफाइनाइट। मैंने p को इनफाइनाइट पुट कर दिया, क्लियर हो रही बात, तो मेरे पास p इनफाइनाइट आ गया। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आपके पास यहाँ पे अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का क्या सीन होगा, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब एनर्जी कम वेवलेंथ ज्यादा। तो इसके जो आपके पास ठीक ऊपर वाला ऑर्बिट होगा यानी कि सेकंड ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन वहां से जंप करेगा तो उस सूरत में आपको मिलेगी उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो जो वन से बिल्कुल ठीक ऊपर वाला, यानी कि अब मैं अगर आपसे कहूँगा कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो जहाँ इलेक्ट्रॉन गिर रहा है उसके ऊपर जो ठीक ऑर्बिट होगा वहाँ पे आप उसको हायर ऑर्बिट लेंगे। तो अगर यहाँ लेमन सीरीज है तो लेमन सीरीज में मुझे अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो एनर्जी कम, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी जो ऊपर वाले ऑर्बिट्स हैं उन सबके मुकाबले में सबसे कम है। तो जो ऊपर वाले ऑर्बिट्स हैं उनके मुकाबले में सबसे कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो इसीलिए याद रखिएगा जब मुझे यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना होगा तो हम यहाँ पे p की वैल्यू क्या लेंगे, 2। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के अंदर मुझे p की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 2। अब इसको मैंने रखकर सॉल्व किया, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करें, इसको टाइम शॉर्ट है। 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n² माइनस 1/p²। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैं लेमन सीरीज की बात कर रहा हूँ, r मैंने एज इट इज रखा। लेमन सीरीज में ये फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि इनर ऑर्बिट या आउटर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट लेमन सीरीज में कितना होता है, 1।
कहीं से भी गिरे फर्स्ट ऑर्बिट पे गिरेगा, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्या रख दिया 1, जबकि यहाँ पे हायर ऑर्बिट है और ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में हायर ऑर्बिट कितना होगा इसका 2, तो यहाँ पे आ गया 2 का स्क्वायर। अब ये बना 1/λ इज इक्वल टू r, 1 माइनस 1/4, तो 1/λ इज इक्वल टू r, 4 यहाँ पे एलसीएम आया, 4 1 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हुआ, क्या बचा 1, तो 1/λ इज इक्वल टू r, 4 माइनस 1 विल गेट 3/4। तो यहाँ पे अब मैं कहूँ अगर आपसे लैम्डा की वैल्यू निकालनी तो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल कर दें, ये 1/λ है तो ये λ/1 बनेगा, डिनोमिनेटर में 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, और अगर ये 3r/4 है तो पलटेंगे तो क्या बनेगा 4/3r। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर आपके सामने पुट कर दिया लैम्डा इज इक्वल टू 4/3r। तो यहाँ पे मुझे ये आपके पास बराबर आई किसके, लैम्डा इज इक्वल टू 4/3r के बराबर। यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से निकाला। तो हमेशा याद रखिएगा या इनर ऑर्बिट लें या आउटर ऑर्बिट लें, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में क्या करते हैं, ठीक उसके ऊपर वाला, और शॉर्टेस्ट में इनफाइनाइट। अब ये वाला मुझे कितने बच्चे निकाल के दिखा सकते हैं इसी तरह, बताएं जरा। और अगर बता दें तो मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं आगे बढ़ूँ, वैसे तो क्लास का टाइम हो। ये p इज इक्वल टू इनफाइनाइट में ये वाला रिलेशन लैम्डा का मुझे कितने लोग बता सकते हैं? क्या हो गया है इस क्लास के बच्चों को, ये इतने सारे बच्चों के मुझे नाम नजर आ रहे हैं, ये अब्दुल्ला, और बच्चों के नाम कौन कौन से यहाँ पे, बहीरा दोनों, फहाद सिद्दीकी, हमजा इरफान, हारिस नदीम। जी भाई बोले बेटा। सर पी स्क्वायर अगर इनफाइनाइट है तो 0 हो जाएगा और फिर n की जो भी वैल्यू होगी उसी का स्क्वायर लेके हम आगे चलेंगे। रिलेशन बताएं, रिलेशन क्या आएगा? जैसे यहाँ पे लैम्डा 4/3r है ना, वहाँ पे लैम्डा किसके बराबर आएगा? वर्क करें बेटा, मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा जी बताइए। 1/r आएगा। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/r, ये 1/r के बराबर आएगा। ये वाले एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाते हैं, 4/3r 1/r। अब ये ने कैसे कैलकुलेट किया इस बच्ची ने, ये जरा इसको देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से कैलकुलेट किया कि आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू r 1/n स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर। तो 1/λ इज इक्वल टू r 1/n, n इनर ऑर्बिट 1 का स्क्वायर, p इनफाइनाइट, तो यहाँ पे आ गया इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 विल गेट 1, 1 के बराबर होगा। जबकि किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0। किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो सिंपल 1/λ r के बराबर आ गया, 1/λ r। अब इन दोनों की पोजीशन पे चेंज कर दें तो आपके पास लैम्डा 1/r के बराबर आया, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 1/r। टाइम ओवर हो गया है, एक काम ही कीजिएगा, सिर्फ इनकी सीरीज पढ़ लीजिएगा कि किसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, क्योंकि टाइम ओवर हुआ है और इसके अंदर बेसिकली बेटा मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। सबने थ्योरी में पढ़ रखा है, बार बार बोल रहा हूँ, सीरीज पढ़ लीजिएगा किसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, लाइमन, बेलमर, पास्कन, ब्रैकेट, पी फंड। आपको ये पता होना चाहिए सबके इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है। अब आप लोग दूसरी क्लास की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू। टेस्ट टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। टेस्ट टॉपिक्स आपके पास जो एक तो हमारा फिजन फ्यूजन रिएक्शन था, उससे ऑनवर्ड्स हमारे पास सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, फिजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर, और इसके साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रा के जितने टॉपिक्स राइट नाउ यू हैव बीन कवर्ड along with hydrogen spectrum. Thank you. जी बेटा साइमन पूछिए। आपकी आवाज पियानो हो रही है, पियानो पियानो। एक काम करें, मुझे व्हाट्सएप करें, आपकी आवाज पियानो हो रही है।